आज हम सफ़र कर रहे हैं दक्षिण पूर्वी यूरोप के कह सकते हैं नगीने की ओर। मॉन्टेनेग्रो एड्रियाटिक सागर के किनारे बसा हुआ, पहाड़ों से घिरा ये देश। आकार में भले ही छोटा हो, लेकिन इसकी कहानी, इसकी खूबसूरती, ये सब मतलब बेहद दिलचस्प है। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो एक स्रोत से है जिसका नाम है मॉन्टेनेग्रो, एक विस्तृत परिचय। इसमें काफ़ी कुछ कवर किया गया है, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, अर्थव्यवस्था। तो हमारा मकसद है आज इसमें थोड़ा गहरा उतरना और मॉन्टेनेग्रो के बारे में वो खास बातें समझना जो वाकई जानने लायक हैं। तो तैयार हो जाइए इस एड्रियाटिक मोती को और करीब से जानने के लिए। बिल्कुल। मॉन्टेनेग्रो ना एक ऐसी जगह है जहां आपको विरोधाभास बड़े खूबसूरत तरीके से मिलते हुए दिखेंगे। जैसे एक तरफ देखिए सदियों पुराना इतिहास है, दूसरी तरफ एक बिल्कुल नया स्वतंत्र राष्ट्र। एक तरफ शांत पुराने शहर, दूसरी तरफ एकदम जीवंत मॉडर्न बीच रिजॉर्ट्स। ये स्रोत हमें इन्हीं चीजों को समझने में मदद करेगा। तो चलिए सबसे पहले बिल्कुल बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। ये मॉन्टेनेग्रो है कहाँ आखिर? नक्शे पर कहाँ पड़ता है? हाँ, तो स्रोत बताता है कि ये बाल्कन प्रायद्वीप पर है, दक्षिण पूर्वी यूरोप में। अच्छा, बाल्कन में। जी हाँ, और इसकी जो लोकेशन है ना, वो इसे रणनीतिक तौर पे भी काफी महत्वपूर्ण बनाती है। सोचिए इसके पड़ोसी कौन हैं? क्रोएशिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, सर्बिया, कोसोवो और अल्बानिया। और दक्षिण पश्चिम में तो पूरा खुला नीला एड्रियाटिक सागर है। हाँ। राजधानी पोडगोरिका है, जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक सेंटर है। लेकिन जो ऐतिहासिक दिल है ना देश का, वो सितिनिये में धड़कता है, जो पुरानी शाही राजधानी हुआ करती थी। सितिनिये, अच्छा। और साइज की बात करें तो? स्रोत कहता है करीब 13,812 वर्ग किलोमीटर और आबादी बस कोई 6.2 लाख। हाँ बिल्कुल। अरे ये तो दिल्ली शहर से भी छोटा हुआ एरिया में। हाँ, है तो छोटा। तो फिर इतने छोटे से देश में इतनी विविधता कैसे? स्रोत में पहाड़ों का भी जिक्र है, समुद्र तट का भी। यही तो कमाल है मॉन्टेनेग्रो का। इसका राज है इसके क्या कहते हैं, बहुत ही नाटकीय भौगोलिक बनावट। एक तरफ तो देखिए लगभग 300 किलोमीटर लंबी एड्रियाटिक कोस्ट लाइन है। इसमें खूबसूरत खाड़ियां हैं जैसे कोटर की खाड़ी, फिर रेतीले बीचेस हैं, ऐतिहासिक शहर हैं। अरे वाह। और दूसरी तरफ देश का जो अंदरूनी हिस्सा है वो ऊबड़ खाबड़ ऊंचे पहाड़ों से भरा है। ये डिनारिक एल्प्स रेंज का हिस्सा है। कुछ चोटियां तो 2500 मीटर से भी ऊंची हैं। अरे वाह। तो इस वजह से यहाँ आपको कोस्टल मेडिटेरेनियन क्लाइमेट और पहाड़ी एल्पाइन क्लाइमेट दोनों का एक अनूठा मिक्सचर मिलता है। यानी कि कुछ ही घंटों के ड्राइव में आप धूप वाले बीच से सीधे बर्फीले पहाड़ों तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, यही तो अद्भुत है। I was going to do that. ये तो हुई भूगोल की बात। हाँ। अब जरा इसके इतिहास को देखते हैं। स्रोत कहता है कि मॉन्टेनेग्रो ऐतिहासिक रूप से एक स्वतंत्र राज्य रहा है, लेकिन फिर यूगोस्लाविया का हिस्सा भी था। ये कहानी थोड़ी उलझी हुई लगती है। हाँ, और यही इसकी पहचान का एक बहुत अहम हिस्सा भी है। देखिए कई सदियों तक, खासकर जब ओटोमन साम्राज्य का दौर था, तब मॉन्टेनेग्रो ने अपनी आज़ादी काफ़ी हद तक बनाए रखी थी। ये बाल्कन क्षेत्र में उस समय एक बड़ी दुर्लभ बात थी। अच्छा। ये पहले एक रियासत था, फिर एक राज्य बना, फिर 20वीं सदी में ये यूगोस्लाविया का हिस्सा बन गया। पहले रॉयल यूगोस्लाविया, फिर बाद में टीटो वाला समाजवादी यूगोस्लाविया। और फिर जब यूगोस्लाविया टूटा उसके बाद क्या हुआ? हाँ, यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। 1990 के दशक में जब यूगोस्लाविया का विघटन हुआ तो मॉन्टेनेग्रो ने सर्बिया के साथ मिलकर एक छोटा संघ बनाया। पहले इसे फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूगोस्लाविया कहा गया, फिर 2003 में नाम बदलकर सर्बिया और मॉन्टेनेग्रो कर दिया गया। ये एक तरह का ढीला ढाला संघ था। लेकिन मॉन्टेनेग्रो के अंदर स्वतंत्रता की जो भावना थी वो धीरे धीरे मजबूत होती जा रही थी। और फिर आया 2006 का वो जनमत संग्रह। बिल्कुल, मई 2006 में एक बहुत ही ऐतिहासिक रेफरेंडम हुआ जिसमें 55.5% लोगों ने आज़ादी के पक्ष में वोट दिया। 55.5%। हाँ, और ये आंकड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यूरोपीय संघ ने जो न्यूनतम सीमा तय की थी 55%, ये उससे बस थोड़ा ही ज्यादा था। अच्छा, बिल्कुल किनारे पे। हाँ बिल्कुल। और फिर 3 जून 2006 को मॉन्टेनेग्रो ने औपचारिक रूप से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। तो आप देखिए, सदियों की आज़ादी, फिर एक बड़े राज्य का हिस्सा बनना और फिर हाल ही में दोबारा पूरी तरह स्वतंत्र होना,
ये जो उतार चढ़ाव है यही मॉन्टेनेग्रो की आज की पहचान बनाते हैं। ये वाकई एक गजब की यात्रा है। अच्छा, इस नई आज़ादी के साथ अब वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है? स्रोत में संसदीय गणराज्य का जिक्र है। हाँ, ये एक पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है, जैसे यूरोप के कई देशों में होता है। राष्ट्रपति होते हैं जो सीधे चुनाव से चुने जाते हैं, वो राष्ट्र के प्रमुख हैं, लेकिन उनकी भूमिका ज्यादातर औपचारिक या सांकेतिक ही होती है। यानी असली पावर प्रधानमंत्री के पास। जी हाँ, असली कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री और उनकी सरकार के पास होती है, जो संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं। और संसद को क्या कहते हैं वहाँ पे? संसद को स्कुपिश्ना कहते हैं। ये एक सदनीय विधायिका है, मतलब सिंगल चैम्बर। यहीं कानून बनते हैं, सरकार पर निगरानी रखी जाती है। ये व्यवस्था देश को एक तरह की राजनीतिक स्थिरता देने और यूरोपीय संघ के मानकों की तरफ बढ़ने में मदद करती है। हालांकि बाल्कन की राजनीति अक्सर थोड़ी जटिल तो रहती ही है। अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर, अर्थव्यवस्था। स्रोत कहता है कि मुद्रा यूरो है। हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि मॉन्टेनेग्रो तो यूरोपीय संघ का सदस्य है ही नहीं, फिर यूरो कैसे? हाँ, ये एक बहुत ही अनोखी सिचुएशन है। इसे कहते हैं एक तरफा यूरो अपनाना या यूनिलैटरल यूरोआइजेशन। देखिए, हुआ ये कि 1990s के दशक के आखिर में जब यूगोस्लाव दीनार में बहुत ज़्यादा अस्थिरता आ गई थी, तो मॉन्टेनेग्रो ने स्थिरता के लिए पहले जर्मन मार्क को अपनी अघोषित मुद्रा बना लिया था। अच्छा, मॉन्टेनेग्रो को? हाँ, ये जब 2002 में जर्मनी ने यूरो अपनाया, तो मॉन्टेनेग्रो ने भी, मतलब बिना यूरोपीय सेंट्रल बैंक या यूएन की किसी औपचारिक सहमति के, यूरो को ही अपनी आधिकारिक मुद्रा घोषित कर दिया। अरे, इसके पीछे सोचा क्या था उन्होंने? और क्या इसके कुछ नुकसान भी हैं? मतलब बिना पूछे यूरो अपना लिया? सोच यही थी कि यूरो अपनाने से महंगाई कम होगी, एक्सचेंज रेट का रिस्क खत्म हो जाएगा, व्यापार और निवेश आसान होगा, और ये एक तरह से उनकी यूएन में शामिल होने की इच्छा को भी दिखाएगा। फायदे तो लगते हैं। फायदे हुए भी, खासकर टूरिज्म सेक्टर में। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये कि मॉन्टेनेग्रो का अपनी मॉनेटरी पॉलिसी पर कोई कंट्रोल नहीं है। वो ब्याज दरें तय नहीं कर सकते या जरूरत पड़ने पर अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए करेंसी नहीं छाप सकते। ओहो। उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से यूरो जोन की मॉनेटरी पॉलिसी पर निर्भर है, जिसके वो मेंबर भी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है असल में। समझ गया। अच्छा, तो अर्थव्यवस्था चलती कैसे है फिर? स्रोत में पर्यटन, सेवाओं, कृषि और ऊर्जा का जिक्र है। हाँ, और इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि टूरिज्म ही इकोनॉमी का मेन इंजन है। मॉन्टेनेग्रो की जो प्राकृतिक सुंदरता है, उसके बीचेस, खाड़ियाँ, पहाड़, झीलें और उसके ऐतिहासिक शहर जैसे कोटर और बुडवा, ये दुनिया भर से टूरिस्ट को खींचते हैं। हाँ। तो टूरिज्म से जुड़ा जो सर्विस सेक्टर है, जैसे होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और कृषि और ऊर्जा, उनकी क्या भूमिका है? कृषि भी है, खासकर जैतून उगाते हैं, अंगूर होते हैं वाइन बनाने के लिए, सिट्रस फल, सब्जियां, ये सब। एनर्जी सेक्टर में हाइड्रो पावर की काफ़ी संभावना है, जिसे डेवलप किया जा रहा है। एल्यूमिनियम प्रोडक्शन भी ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन सच यही है कि इकोनॉमी काफ़ी हद तक टूरिज्म पर ही टिकी हुई है। टूरिज्म पर इतनी निर्भरता, स्रोत इसके क्या फायदे और क्या संभावित नुकसान बताता है? और ये ईयू में शामिल होने की उनकी कोशिशों के लिए कैसे अहम है? देखिए, फायदे तो साफ हैं। विदेशी मुद्रा आती है, लोगों को रोजगार मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, देश की इंटरनेशनल प्रोफाइल बनती है। ये सारी चीज़ें यूरोपियन संघ की सदस्यता की राह में मददगार होती हैं। एक फलता फूलता टूरिज्म सेक्टर यूरोप को दिखाता है कि देश आर्थिक रूप से ठीक चल रहा है। लेकिन जैसा कि स्रोत भी इशारा करता है, इतनी ज्यादा निर्भरता इकोनॉमी को बाहरी झटकों के प्रति बहुत संवेदनशील बना देती है। जैसे 2020 में महामारी के दौरान हुआ, टूरिज्म लगभग ठप हो गया और इकोनॉमी पर बहुत गहरा असर पड़ा। कोई ग्लोबल मंदी आ जाए या रीजन में अस्थिरता हो, उसका भी सीधा असर पड़ सकता है। सही बात है। इसलिए इकोनॉमी में विविधता लाना, मतलब सिर्फ टूरिज्म पर निर्भर ना रहना, ये मॉन्टेनेग्रो के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अर्थव्यवस्था की तस्वीर तो काफी साफ हुई, पर किसी भी देश की रूह तो उसके लोगों और उनकी संस्कृति में बसती है ना? बिल्कुल। स्रोत बताता है कि आधिकारिक भाषा मॉन्टेनेग्रीन है, लेकिन सर्बियन, बोस्नियाई, अल्बानियाई, क्रोएशियन, ये सब भी बोली जाती हैं।
ये भाषाई विविधता क्या दिखाती है? ये बाल्कन क्षेत्र की जो जटिल जातीय और ऐतिहासिक सच्चाई है उसी का आईना है। देखिए, मॉन्टेनेग्रिन, सर्बियन, बोस्नियाई और क्रोएशियन ये चारों ही दक्षिण स्लाविक भाषा परिवार की हैं और आपस में इतनी मिलती जुलती हैं कि कई भाषाविद तो इन्हें एक ही भाषा सर्बो क्रोएशियाई के अलग अलग स्टैंडर्ड रूप मानते हैं। अच्छा, एक ही भाषा। हाँ, काफी हद तक। मॉन्टेनेग्रिन को 2007 में आधिकारिक भाषा घोषित किया गया, जो एक तरह से उनके राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा था। इनके अलावा अल्बानियाई भाषा भी बोली जाती है, खासकर अल्बानियाई अल्पसंख्यक समुदाय में, जो एक अलग भाषा परिवार की है। तो ये विविधता देश के मल्टीकल्चरल फैब्रिक को दर्शाती है। समझ गया। और धर्म के बारे में? स्रोत कहता है कि मुख्य रूप से ऑर्थोडॉक्स ईसाई हैं और मुस्लिम अल्पसंख्यक भी हैं। जी हाँ, ज्यादातर आबादी पूर्वी ऑर्थोडॉक्स ईसाई है। ये लोग या तो सर्बियाई ऑर्थोडॉक्स चर्च से जुड़े हैं या फिर हाल ही में बने और अभी तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह मान्यता प्राप्त नहीं मॉन्टेनेग्रीन ऑर्थोडॉक्स चर्च से। इस्लाम दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, जिसे मुख्य रूप से देश के बोस्नियाक यानी मुस्लिम स्लाव और अल्बानियाई समुदाय मानते हैं। रोमन कैथोलिक भी हैं, खासकर एड्रियाटिक तट के पास, जहां वेनिस गणराज्य का ऐतिहासिक प्रभाव रहा है। ये धार्मिक विविधता भी सदियों से अलग अलग साम्राज्यों और संस्कृतियों के मिलने का नतीजा है। और संस्कृति पर स्रोत कहता है सर्ब, स्लाव और ईसाई परंपराओं का गहरा असर है। पारंपरिक संगीत, नृत्य, खान-पान, ये सब मिलकर कैसी तस्वीर बनाते हैं? ये एक बहुत ही रंगीन तस्वीर बनाते हैं। ऐसी तस्वीर जहां बाल्कन, भूमध्य सागरीय और स्लाविक तत्व आपस में घुल मिल गए हैं। आप पारंपरिक संगीत में गुस्ले नाम का एक तार वाला वाद्य यंत्र सुनेंगे, जिसके साथ वीर गाथाएं गाई जाती हैं। ये उनकी महाकाव्य परंपरा का प्रतीक है। अच्छा, गुस्ले। हाँ, लोक नृत्य बहुत जोशीले होते हैं, जो अक्सर शादियों और त्योहारों पे देखने को मिलते हैं। खान पान की बात करें तो तट पर इतालवी और भूमध्य सागरीय असर साफ दिखता है। सी फूड, ऑलिव ऑयल, ताज़ी सब्जियां। और जैसे ही आप अंदरूनी इलाकों में जाते हैं, वहाँ थोड़े भारी मीट वाले व्यंजन, स्मोक्ड हैम जिसे प्रोशुत कहते हैं, चीज़ और स्थानीय वाइन जैसे व्रनाक, वो ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो ये वाकई में अलग अलग ऐतिहासिक और भौगोलिक प्रभावों का एक अनूठा संगम है। वाह, सुनने में कितना बढ़िया लग रहा है। चलिए अब उन जगहों की बात करते हैं जो पर्यटकों को इतना खींचती हैं। स्रोत में सबसे पहले नाम आता है कोटर का, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। क्या खास है यहाँ? देखिए, कोटर की खाड़ी अपने आप में यूरोप के सबसे शानदार नज़ारों में से एक है। इसे अक्सर यूरोप का सबसे दक्षिणी फ्योर्ड भी कह दिया जाता है। हालांकि असल में ये एक डूबी हुई नदी घाटी है और इसी खाड़ी के बिल्कुल सिरे पर बसा है ये शहर कोटर, मध्ययुगीन दीवारों से घिरा हुआ। इसकी संकरी पत्थर की गलियां हैं, पुराने चर्च हैं, महल हैं, और जो शहर की दीवारों पर चढ़कर नज़ारा दिखता है खाड़ी का, वो तो बस भूलने लायक नहीं है। यहाँ वेनिस गणराज्य का असर साफ दिखता है। इतिहास और प्रकृति का एक अद्भुत मेल है ये जगह। फिर आता है बुडवा का नाम, नाइट लाइफ के लिए मशहूर। तो ये कोटर से बिल्कुल अलग टाइप का अनुभव देता होगा। हाँ, बिल्कुल अलग। बुडवा जो है वो मॉन्टेनेग्रो के टूरिज्म का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा जीवंत केंद्र है। यहाँ लंबे रेतीले समुद्र तट हैं, जैसे मोग्रेन बीच, फिर मॉडर्न होटल्स हैं, कैफे, बार, क्लब, और नाइट लाइफ तो बहुत ही एक्टिव है। अच्छा। इसका भी अपना एक छोटा प्यारा सा पुराना शहर है, स्टारीग्राड, लेकिन बुडवा की असली पहचान उसकी मॉडर्न रिजॉर्ट वाली इमेज और एंटरटेनमेंट ऑप्शन से है। इसे कभी-कभी मॉन्टेनेग्रिन रिविएरा का दिल भी कहते हैं। और अगर किसी को ये भीड़ भाड़ नहीं चाहिए, शांति चाहिए, प्रकृति और एडवेंचर चाहिए, तो स्रोत डुरमीटर नेशनल पार्क का नाम लेता है। हाँ, डुरमीटर तो समझिए प्रकृति प्रेमियों और एडवेंचर के शौकीनों के लिए जन्नत है। ये भी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, सबसे ऊंची चोटी बोबुटोव कुक, करीब 18 ग्लेशियर लेक हैं, जिन्हें पहाड़ों की आंखें कहते हैं, जैसे ब्लैक लेक। घने जंगल हैं, गहरी घाटियां हैं। सबसे मशहूर है तारा नदी की घाटी, जो कहते हैं ग्रैंड कैनियन के बाद दुनिया की दूसरी सबसे गहरी घाटी है। अरे वाह, दूसरी सबसे गहरी है। हाँ, यहाँ आप ट्रैकिंग, हाइकिंग, माउंटेन बाइकिंग, व्हाइट वाटर राफ्टिंग कर सकते हैं तारा नदी पर, जिप लाइनिंग, और सर्दियों में स्कीइंग भी होती है। ये मॉन्टेनेग्रो की एकदम जंगली अछूती सुंदरता का प्रतीक है। शानदार। और आखिर में स्कादर झील,
स्कैडर लेक, बाल्कन की सबसे बड़ी झील, इसकी क्या खासियत है? स्कादर झील मॉन्टेनेग्रो और अल्बानिया के बीच फैली हुई एक बहुत बड़ी मीठे पानी की झील है। ये यूरोप के सबसे बड़े बर्ड रिजर्व्स में से एक है। यहाँ पेलिकन और कॉर्मोरेंट जैसे करीब 270 पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। 270 प्रजातियां? जी हाँ। झील कमल के फूलों से ढकी रहती है गर्मियों में। इसके किनारों पर छोटे पारंपरिक मछली पकड़ने वाले गांव हैं। पानी में छोटे छोटे द्वीप हैं जिन पर पुराने मठ बने हुए हैं। यहाँ बोटिंग, कायाकिंग, बर्ड वॉचिंग का अनुभव बहुत अच्छा रहता है और स्थानीय मछली के व्यंजन भी बहुत स्वादिष्ट मिलते हैं। इसका इकोलॉजिकल महत्व बहुत ज्यादा है। तो ये चारों उदाहरण, मतलब कोटर का इतिहास, बुडवा की मस्ती, डुरमीटा का एडवेंचर और स्कादर की शांति, ये वाकई दिखाते हैं कि इतने छोटे से देश में कितनी अविश्वसनीय विविधता भरी पड़ी है। सही कहा आपने। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ घूमने की जगह ही नहीं है, बल्कि ये मॉन्टेनेग्रो की पहचान के अलग अलग पहलू दिखाते हैं। कोटर उसकी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत है। बुडवा उसकी आधुनिक अर्थव्यवस्था और बाहरी दुनिया से उसका जुड़ाव दिखाता है। डुरमीटर उसकी शानदार और जंगली प्रकृति का चेहरा है। और स्कादर झील उसके महत्वपूर्ण इकोलॉजिकल खजाने को सामने लाती है। ये सब मिलकर ही मॉन्टेनेग्रो की पूरी तस्वीर बनती है। भविष्य की बात करें तो स्रोत यह भी बताता है कि मॉन्टेनेग्रो यूरोपीय संघ में शामिल होने का बहुत इच्छुक है और इसके लिए कोशिश भी कर रहा है। इसका मतलब क्या है देश के लिए? आगे क्या है? देखिए, यूरोपीय संघ की सदस्यता मॉन्टेनेग्रो के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक गोल है। मतलब जब से वो आज़ाद हुआ है तब से ही। इसके पीछे कई वजह हैं। आर्थिक विकास की उम्मीदें हैं, जैसे बड़े बाजार तक पहुंच मिलेगी, निवेश आएगा, राजनीतिक स्थिरता की गारंटी मिलेगी, लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत होंगी, यूरोपीय मानकों को अपनाना होगा। हाँ। और नागरिकों के लिए भी यात्रा, शिक्षा, काम के मौके बढ़ेंगे। इसे एक तरह से यूरोप में वापसी के तौर पर देखा जाता है। लेकिन ये राह आसान तो नहीं होगी। स्रोत किन चुनौतियों का जिक्र करता है? चुनौतियां तो कई हैं। ईयू में शामिल होने के लिए बहुत कड़े क्राइटेरिया पूरे करने पड़ते हैं। मॉन्टेनेग्रो को खासकर कानून का शासन मजबूत करने, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और करप्शन से असरदार तरीके से निपटने, जुडिशरी की स्वतंत्रता पक्की करने और पर्यावरण संरक्षण के मानकों को बेहतर बनाने की दिशा में अभी काफी काम करना बाकी है। आर्थिक रूप से भी यूरोपीय संघ के कंपटीशन का सामना करने के लिए अपनी इकोनॉमी को और मजबूत और डाइवर्सिफाइड बनाना होगा। और क्या, अपनी पहचान बनाए रखने की भी चुनौती होगी, मतलब इतने सारे नियम कानून अपनाते हुए। हाँ, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि भाई यूरोपीय संघ के नियमों और मानकों को अपनाते हुए अपनी जो यूनिक कल्चरल पहचान है, अपनी खास भौगोलिक विशेषताएं हैं, अपने राष्ट्रीय हित है, उनको कैसे बनाए रखा जाए। ये एक संतुलन साधने वाला काम होगा। खासकर जो टूरिज्म पर आधारित अर्थव्यवस्था है, उसे यूरोपीय नियमों के साथ कैसे फिट किया जाए, ये देखने वाली बात होगी। तो आज की इस चर्चा से हमने मॉन्टेनेग्रो को काफी करीब से जाना। एक छोटा सा देश, लेकिन प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर। इतिहास उतार चढ़ाव भरा रहा है, अर्थव्यवस्था टूरिज्म पर बहुत निर्भर है और भविष्य यूरोपीय संघ की ओर देख रहा है। एड्रियाटिक का ये छिपा हुआ रत्न अपनी कहानी खुद लिख रहा है, ऐसा लगता है। बिल्कुल। और यहाँ जो सबसे बड़ा और ज़रूरी सवाल उभरता है, जो स्रोत की चिंताओं से भी जुड़ा है, वो है विकास और संरक्षण के बीच संतुलन का। मॉन्टेनेग्रो अपनी सबसे बड़ी संपत्ति यानी अपनी अद्भुत प्रकृति और ऐतिहासिक विरासत को बचाते हुए टूरिज्म और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे आगे बढ़ाएगा। कहीं ऐसा न हो कि अनियंत्रित विकास उसी चीज को खत्म कर दे जो पर्यटकों को यहाँ खींच लाती है। ये आने वाले समय में मॉन्टेनेग्रो के लिए सबसे बड़ी कसौटी होगी मेरे ख्याल में। ये वाकई एक गहरा सवाल है और हाँ, श्रोताओं के लिए भी एक विचार छोड़ जाते हैं। बाल्कन जैसा क्षेत्र जो अक्सर जटिल और अस्थिर माना जाता है, उसमें मॉन्टेनेग्रो का एक छोटे स्वतंत्र मल्टीकल्चरल राष्ट्र के रूप में जो विकास का रास्ता है, वो इस क्षेत्र के बाकी देशों के लिए क्या सबक दे सकता है। और दूसरा ये कि क्या टूरिज्म और यूरोपियन इंटीग्रेशन पर इसकी जो निर्भरता है, वो भविष्य में इसकी अपनी स्वायत्तता और यूनिक पहचान के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर सकती हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।